नमस्कार। हमारे पाठ्यक्रम का यह दूसरा सप्ताह है। इस सप्ताह जिन 3 अध्यायों का अध्ययन करने हम जा रहे हैं उनमें से पहला अध्याय है साहित्य के इतिहास की विधेयवादी दृष्टि। इसके बाद जिस अध्याय का अध्ययन हम करेंगे वह होगा साहित्य के इतिहास की मार्क्सवादी दृष्टि और सबसे बाद में साहित्य के इतिहास की कुछ अन्य दृष्टियों की भी चर्चा हम करेंगे। साहित्य के इतिहास की विभिन्न दृष्टियां होती हैं और उन दृष्टियों के आधार पर ही साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। यह मानी हुई बात है कि साहित्य में समाज अभिव्यक्त होता है, किंतु इस अभिव्यक्ति की प्रकृति कैसी है? क्या साहित्य समाज का हूबहू अंकन करता है या फिर उसकी प्रक्रिया कुछ दूसरी है? जब हम इन सवालों से दो चार होते हैं तब कठिनाई उपस्थित होती है। साहित्य का इतिहास संबंधी विधेयवादी, मार्क्सवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी आदि विभिन्न दृष्टियों की भिन्नता भी मूल रूप से इसी कारण है। विधेयवादी इतिहास दृष्टि साहित्य और समाज के संबंध को एक तरफा और सपाट मानती है। उसके अनुसार साहित्य में एक निश्चित कार्य कारण सिद्धांत के बतौर देश, काल, वातावरण की अभिव्यक्ति होती ही है, जबकि मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि साहित्य और समाज के संबंध को द्वंद्वात्मक मानकर यह कहती है कि साहित्य तो समाज से प्रभावित होता ही है, उलटकर साहित्य भी समाज पर अपना गंभीर असर छोड़ता है। यह संबंध एक तरफा नहीं होता। तो आइए विधेयवादी इतिहास दृष्टि की चर्चा करें। साहित्य के इतिहास का गहरा संबंध किसी न किसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा राष्ट्रीय पहचान से होता है। इस मान्यता का विकास और विस्तार यूरोप में रोमांटिक कल्पना के उभार के साथ हुआ था, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ इस बात पर भी बल दिया गया था कि विभिन्न जातीय साहित्य की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। असल में 15वीं सदी के आसपास से ही यूरोप में चर्च की सत्ता को विभिन्न क्षेत्रों से चुनौती मिलने लगी थी और एक अखिल यूरोपीय पहचान के समानांतर स्थानिक और जनपदीयता को प्रमुखता मिलने लगी। लैटिन की जगह फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आदि भाषाओं का उभार इसी वजह से वहाँ संभव हुआ था। बाद में 17वीं सदी के यूरोप में प्रभावी रूप से ईसाईयत की केंद्रीयता के स्थान पर वैज्ञानिकता का प्रभाव बढ़ा और इतिहास में भी प्रगति का एक विचार, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस धारणा को स्वीकृति मिली थी। इस पृष्ठभूमि में 1754 ईस्वी में टॉमस वाल्टन ने ऑब्जर्वेशंस ऑन फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर नामक किताब लिखी। इस किताब को लिखते हुए वाल्टन के सामने ऐसे लोग थे जो अपनी परंपरा के प्रति बहुत ही रूढ़ थे। इस किताब के माध्यम से वाल्टन ने परंपरा यानी कन्वेंशंस, प्रथाओं, कस्टम्स और आचरण, मैनर्स पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उसका कहना था कि पुराने लेखक की संवेदना को जानने और समझने के लिए उस समय की मान्यताओं एवं मूल्यों को जानना, न केवल जानना बल्कि उनसे संवेदित होना आवश्यक है। और दूसरी बात जो उसने यह कही कि
कि प्राचीन और बर्बर कविता का हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी समय विशेष की सर्वाधिक जीवंत और मुखर अभिव्यक्ति सुरक्षित है। इस भूमिका पर विधेयवाद, जिसे प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, उसकी धारणा का विकास होता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ऑगस्ट कॉम्टे को विधेयवाद का जनक माना जाता है, किंतु विधेयवाद को स्वीकृति हिप्पोलाइट तेन ने दिलाई थी। तेन का मानस वस्तुतः उस 19वीं सदी में निर्मित हुआ था, जिसे विज्ञान और तर्क से उत्पन्न अहंकार की हद तक आत्मविश्वास का युग माना जाता रहा है। तेन ने 1864 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य का एक इतिहास लिखा था, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें उसने यह बताया कि किसी भी साहित्यिक रचना विशेष को समझने के लिए प्रजाति, परिवेश और क्षण अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यही महत्वपूर्ण है। प्रजाति, परिवेश और क्षण को महत्वपूर्ण मानने के पीछे तेन का आशय यह था कि किसी भी साहित्यिक युग का एक केंद्रीय भाव होता है और उससे उस युग की पूरी साहित्यिक चेतना को समझा जा सकता है। वह मानता था कि साहित्यिक रचनाएं जीवाश्म की तरह होती हैं। जिस प्रकार जीवाश्म में प्राणी का अस्तित्व निहित होता है, उसी प्रकार साहित्य में मनुष्य का। उसने कहा है कि अंडर द फॉसिल देयर वॉज एन एनिमल एंड अंडर द डॉक्यूमेंट देयर वॉज अ मैन। तेन के हिसाब से प्रजाति का मतलब किसी धार्मिक या दूसरी पहचान वाले समुदायों से नहीं, बल्कि उस सामूहिक सांस्कृतिक स्वभाव के रूप में है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अचेतन रूप से संचालित होता है। स्वाभाविक तौर पर इसमें व्यक्ति की सहज और वंशानुगत विशेषताओं, मानसिक बनावट और शारीरिक संरचना भी शामिल हो जाते हैं। तेन ने बताया है कि किसी प्रजाति की चरित्रगत विशेषताएं जलवायु, मिट्टी और इतिहास की महान घटनाओं की उपज होती है। चरित्र की बुनियादी विशेषताएं प्रजाति की विशिष्ट चेतना और सौंदर्यानुभूति में प्रकट होती हैं। वस्तुतः तेन ने प्रजाति की धारणा की व्याख्या में अपने युग के, अपने समकालीन डार्विन के चिंतन से भी मदद ली है। वे प्रजाति की चेतना और चरित्र की विशेषताओं से ही उसके इतिहास, कला और दर्शन आदि का कारण मानते हैं। दूसरी तरफ वातावरण से तेन का अभिप्राय मुख्य रूप से प्राकृतिक परिवेश से है। हालांकि इसमें तेन सामयिक परिवेश को भी जोड़ते हैं। असल में मनुष्य के चारों तरफ एक समाज और प्रकृति का भी तो अस्तित्व होता ही है। भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों से किसी प्रजाति की विशेषताएं भी बदलती रहती हैं। यही कारण है कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक परिवेश के बीच एक कार्य कारण संबंध होता है। तेन ने वनस्पति विज्ञान का उदाहरण सामने रखा है और बताया है कि समान जलवायु, मिट्टी, पानी आदि पाकर भी वनस्पतियों में पर्याप्त भिन्नता मिलती है और उनके विकास में एक पूर्वापर क्रम भी मिलता है। तेन की जो तीसरी धारणा है यानी क्षण, वह असल में युग चेतना की बात करती है। एक युग में कुछ प्रधान विचार होते हैं जिनका प्रभाव समूचे समाज के विचार पर दिखाई पड़ता है। इस मुख्य विचार का प्रसार
जीवन के सभी क्षेत्रों में अनिवार्यता होता है। समान वातावरण और प्रजाति से जुड़े होते हुए भी तेन के अनुसार यह क्षण ही है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करती है। इस क्षण के प्रभाव से ही व्यक्ति प्रजाति की सामूहिकता से अलग होता है, यानी व्यक्तियों की अपनी विशिष्टता इस क्षण के कारण है। वस्तुतः तेन की इस विचार पद्धति का संबंध भी 19वीं सदी के उस वैज्ञानिक आत्मविश्वास में ही निहित है। इनकी चिंता उस प्राकृतिक नियम की खोज से जुड़ी है कि कोई भी साहित्यिक रचना किस प्रकार उत्पन्न होती है। इसी कारण बाद के विचारकों लियोनिल ट्रिलिंग ने तेन की आलोचना करते हुए कहा था कि तेन मानो एक केमिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर उनका व्यवहार एक स्टेज मैनेजर की तरह का है। इस अतिवाद से अलग तेन का महत्व साहित्य के इतिहास के संदर्भ में इस बात की स्थापना को लेकर बना रहेगा कि कविता केवल वैयक्तिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं है, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तेन ने इस संबंध में जनता की चित्तवृत्ति यानी मॉरल डिस्पोजिशन का उल्लेख किया है। हिंदी में साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक लिखी है नलिन विलोचन शर्मा ने। इसमें उन्होंने विधेयवाद के प्रसंग में लिखा है कि 19वीं शताब्दी की विज्ञानवादिता ने भौतिक विज्ञान की प्रणालियों को साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनेक प्रकार की चेष्टा की और उन चेष्टाओं के द्वारा उपयुक्त लक्ष्य का संधान किया था, यानी विज्ञान के नियमों से साहित्य की व्याख्या। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार इसके जो अनेक उद्देश्य हैं वो विचारणीय है। उनके अनुसार पहला है वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता और निश्चयात्मकता। ये जो तीन सामान्य वैज्ञानिक आदर्श माने जाते रहे हैं, साहित्य में भी इनके अनुकरण का प्रयास विज्ञानवादिता के प्रभाव का द्योतक है। इसके साथ ही कार्य कारण संबंध और उद्गम के अध्ययन के द्वारा भौतिक विज्ञान की प्रणालियों के अनुकरण की चेष्टा भी थी, जो किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्देश को युक्ति संगत ठहराती थी, बशर्ते कि वह तिथि क्रम के आधार पर हो। अधिक संकीर्णता से व्यवहृत होने पर वैज्ञानिक कार्य कारण पद्धति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित कर किसी साहित्यिक विशेषता की व्याख्या करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधेयवादी इतिहास दृष्टि ने शास्त्रीय दृष्टि, जिसमें कि माना गया था कि रचना अपने आप में एक संपूर्ण स्वयं कारीगरी है और रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन का संबंध रचना से नहीं होता है, और दूसरी तरफ स्वच्छंदतावादी दृष्टि, जिसमें यह माना गया था कि रचना रचनाकार के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। इन दोनों दृष्टियों के अतिरिक्त विधेयवाद ने प्रजाति, परिवेश और क्षण को भी जोड़ा, और इन तीनों इतिहास दृष्टियों यानी कारीगरी, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और परिवेश आदि से मिलकर साहित्य इतिहास संबंधी यह धारणा विकसित हुई कि साहित्य का इतिहास केवल वृत्तांतों का संग्रह नहीं है, वह किसी रचना को समझने के लिए एक अनिवार्य भूमि भी प्रदान करता है। तेन ने यद्यपि साहित्य को सामाजिक आधार पर परखने की दृष्टि दी थी,
किंतु वह दृष्टि भी एक तरफा और अतिरेकी मान्यताओं पर ही आधारित थी। तेन ने यह समझाया था कि यह बात हर प्रकार के मानवीय उत्पाद पर लागू होती है। साहित्य, संगीत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, उद्योग, इन सब पर, इनमें से हरेक का कारण है कोई न कोई नैतिक चित्तवृत्ति अथवा नैतिक चित्तवृत्तियों का समुच्चय। कारण होता है तो कार्य उत्पन्न होता है, कारण हट जाए तो कार्य भी हट जाएगा। तेन की यह धारणा उसके साहित्य के प्रति दरअसल बुनियादी असंवेदनशीलता का ही परिचय देता है। वस्तुतः साहित्य का समाज के साथ संबंध इतना सरलीकृत नहीं है। तेन की जो गड़बड़ी है वह उसके इसी सरलीकरण में है। तेन ने अपने युग की सामान्य आकांक्षा, जो यह थी कि सभी घटनाओं का प्राकृतिक विज्ञान की ही तरह कार्य कारण संबंध खोज निकाला जाए, उसी से प्रेरित होकर ऐसा सरलीकरण किया था। तेन के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए बाद में हडसन ने यह कहा कि तेन ने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व प्रजाति, वातावरण और क्षण को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उसकी अपनी प्रतिभा और क्षमता की पूर्णतया उपेक्षा कर दी है। विचार करने पर हडसन का यह आक्षेप सही तो प्रतीत होता है, लेकिन हम इस बात से भी एकदम इनकार नहीं कर सकते कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तुलना में तेन ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। साहित्य की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए तेन ने निश्चय ही अपने समय में एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया था। उस समय के यूरोप में प्रचारित इस इतिहास दृष्टि का बहुत व्यापक असर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयासों में तो दिखाई पड़ता ही है। रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि भी इससे एकदम अप्रभावित नहीं रही है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इस मान्यता का आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य के इतिहास की इस धारणा में निहित है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की अपनी इस धारणा में यह बात जोड़ी है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब ध्यान दें तो आचार्य शुक्ल की इस परिभाषा में ही यह निहित है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों को देखने के लिए हमें इन स्रोतों तक जाना ही होगा। जनता की चित्तवृत्ति को समझने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक स्रोतों की खोजबीन करनी ही होगी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते थे। बाद के दिनों में विधेयवादी मान्यताओं पर अनेक प्रकार के सवाल उठाए गए। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि में यह बताया गया कि साहित्य का समाज के साथ संबंध इतना सीधा सपाट नहीं है। विधेयवादी दृष्टि साहित्य को एक सामाजिक दस्तावेज और साक्ष्य के बतौर स्वीकार करती है।